Hello students, hope you are doing well. रियल नंबर्स पार्ट 2 में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एंड प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिफरेंट क्वेश्चंस जो रहेंगे, इलस्ट्रेशंस भी होंगे कुछ, तो उनको भी हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी एंड पेन लेकर के बैठिए और साथ के साथ आप कैलकुलेशन वगैरह करते रहिएगा, और जहाँ पर ज़रूरत पड़े तो आप वीडियो को पॉज कर दिया करिए, उसके बाद पूरा कैलकुलेशन करिए और फिर चलाइए, और फाइनल आंसर जब आपका आ जाए फिर उसके साथ मैच करिए। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि जो आप कर रहे हो वो तरीका और जो मैंने बताया है वो तरीका, उसमें क्या डिफरेंस है या सेम है, और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम में भी इसका ज़रूरत पड़ता रहता है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जब भी आगे पढ़ाई करोगे अगर, तो उसमें इस थ्योरम का बार बार यूज़ होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से समझ लेना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो कहने का मतलब ये है कि या तो अगर कोई नॉन कंपोजिट फंक्शन है, यानी कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसको तो हम केवल पी लिख सकते हैं, कोई प्राइम नंबर है तो एज इट इज लिख सकते हैं, उसको कुछ भी फैक्टरेशन नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई नॉन प्राइम नंबर है यानी कि कंपोजिट नंबर है, तब उसके लिए हम यहाँ पर फैक्टरेशन कर सकते हैं। सो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी factored into primes, into product of primes or primes uniquely, है ना, और apart from the order in which the prime factors occur, apart from the order in which primes occur। मतलब कहने का कि जैसे मान लो कोई एक नंबर है आपके पास, सपोज अगर कोई नंबर प्राइम है, सपोज 3 है, तो एज इट इज़ 3 रहेगा, उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते बिकॉज ये प्राइम नंबर है। लेकिन अगर प्राइम नहीं है, मान लो सपोज दैट नंबर इज़ 24, तो इसको आप प्राइम फैक्टरेशन में कैसे लिखोगे? 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, तो ये अगर असेंडिंग ऑर्डर अगर हम लिखें या नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर अगर हम लिखें या नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लिखें प्राइम नंबर्स को, तो वो सारे जो है यूनिक फैक्टरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि 2 × 2 × 2 × 3। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स 2 and 3 आर प्राइम्स। तो ये एक यूनिक फैक्टराइजेशन है। तो अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम्स अकर, इसका मतलब ये है कि 3 कहने का मतलब एक बार आएगा, 2 जो है वो 3 बार आएगा बस। अब वो पहले लिख दो या बाद में लिख दो, डजेंट मैटर। तो ये 24 को हमने इस तरीके से लिख दिया। अगर मान लो कोई नंबर आपका 50 है, 50 को आप कैसे लिखोगे? 2 × 5 × 5 लिखना होगा इसमें, है ना। तो ये ऑर्डर में लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें ये पता रहेगा हर बार कि कितने इसमें 2 आ रहे हैं, कितने 5 आ रहे हैं।
दैट इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ यूनिक, है ना। सपोज आपका 100 लिखना है आपको, तो 2 इंटू 5 इंटू 5, क्लियर। तो ये सब ये यूनिक फैक्टराइजेशन है, यूनिक प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इन जनरल अगर हम लिखना चाहें तो n लिख सकते हैं, n कैन बी रिटन एज p1 टू द पावर अल्फा 1, p2 टू द पावर अल्फा 2, p3 to the power alpha 3 and so on, pk to the power alpha k, where alpha 1 comma alpha 2 comma alpha 3 and so on alpha k are greater than or equal to 0 and ये सब integer हैं, clear, and p1 comma p2 comma p3 pk, these are all greater than 2 and primes, ठीक है। ये सब के सब प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब p1 p2 p3 pk में कोई वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 प्राइम नंबर्स ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। और प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही है, प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं। सम ऑफ द प्राइम नंबर्स आर हियर 2 3 5 7 11 13 17 19, है ना, 23 29 31, इसका 37 41, हाँ, इस टाइप से ही चलता जाएगा आगे। तो आपके जो है प्राइम नंबर, ये कुछ प्राइम नंबर्स हैं, और जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन दिया जाता है वो बहुत बड़ा नहीं दिया जाएगा आपको, कहीं ना कहीं इन्हीं नंबर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने का जो तरीका होता है उसमें क्या मेथड होता है वो देख लेते हैं। मेथड क्या, जैसे मान लो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन कराना है सपोज 120 का, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसको लिखेंगे 120 को, लेकिन यहाँ पर ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। हालांकि ये सब पता है आप लोगों को पहले से, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि कौन से नंबर से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर एक्चुअली डिविजिबल है 2 से, तो हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है, ठीक है। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 60 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 30 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 15 आ गया। अब 15 डिवाइड होता है 3 से भी और 5 से भी, तो असेंडिंग ऑर्डर रखते हैं, तो जितना छोटा नंबर रह सके 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स ही डिवाइड होगा, और फाइनली 5 से डिवाइड करेंगे जब तो 1 आ जाएगा। और जैसे ही 1 आएगा तो वहीं पर हम एंड कर देंगे। तो इसका मतलब हो गया कि 120 के जो फैक्टर आएंगे वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये बन गया। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 क्यूब 3 रेज़ टू 1 5 रेज़ टू 1, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर P1 जो रहेगा वो 2 हो जाएगा, P2 3 हो जाएगा, P3 5 हो जाएगा, और अल्फ़ा 1 3 हो गया, अल्फ़ा 2 1 हो गया, अल्फ़ा 3 1 हो गया, ठीक है। तो ये मेथड इसमें रहता है फैक्टराइजेशन करने का, और उसको यूनिकली एक्सप्रेस करने का जो मेथड है वो दिस इज़ यूनिक एक्सप्रेशन, यूनिक एक्सप्रेशन, ठीक है। क्योंकि हमने सबसे छोटा नंबर पहले रखा है प्राइम में, उसकी पावर, फिर उससे बड़ा प्राइम, फिर उससे बड़ा प्राइम, यानी कि प्राइम नंबर्स के असेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको एडजस्ट किया हुआ है। तो यूनिक बनाने के लिए यहाँ पर बस कंडीशन ये डालनी होगी कि P1 इज़ लेस देन और इक्वल टू, P1 इज़ लेस देन P2 लेस देन P3, सारे डिफरेंट ही होंगे, P4 सेम तो हो नहीं सकते, ठीक है, लेस देन Pk, सबसे Pk जो है सबसे बड़ा रहेगा प्राइम नंबर। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में प्राइम्स हम लेंगे, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 में कोई ऑर्डर नहीं रहेगा, वो कुछ भी हो सकते हैं वो पावर में, तो
0 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड इसमें लगता है। तो अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखो इसमें क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें HCF और LCM फाइंड करना है। अगर HCF एंड LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसमें क्या रहता है, सपोज आपके पास एक नंबर है 56 या 56, ठीक है, 56 एंड 72, ठीक है। 56 एंड 72 का आपको HCF एंड LCF फाइंड करना है, LCM। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 56 का जो है वो 56 का फैक्टराइजेशन करोगे, तो 56 को फैक्टर करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, ठीक है। तो 28 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 14 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, और 7 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 72 में देखेंगे, जब 2 से डिवाइड करोगे तो 36, फिर 2 से डिवाइड करोगे 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे 9, 3 से डिवाइड करोगे 3 से डिवाइड कर लोगे वापस 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमें 56 के जो फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, एंड 72 के फैक्टर्स जो मिल रहे हैं वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर? तो इनका जो HCF होगा, HCF में क्या होता है, कॉमन फैक्टर्स लिए जाते हैं। कॉमन फैक्टर्स हमें दोनों में दिखाने हैं, वो कौन कौन से हैं, 2 है, एक तो 2 अगला वाला, फिर नेक्स्ट वाला 2, ये दोनों 2 मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, ये दोनों मैच कर रहा है, तो ये 8 आ गया। और LCM में क्या होगा, LCM में जो कॉमन वाले हैं नंबर्स वो तो आपको लिखना ही लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो आपको लिखना ही है, और जो अनकॉमन है वो भी आपको लिखना है। तो अनकॉमन में आपके पास 3 एंड 3 और 7, 3 एंड 3 एंड 7, ठीक है। तो ये आ गया इतना 8, फिर इतना आ गया 9 और इतना आ गया 7। तो आप इनका प्रोडक्ट करा करके लिख लीजिए जो भी आपको 72 इंटू 7, तो फाइनली आंसर कितना मिलेगा, 504, ठीक है। 504 आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। क्लियर? सो दिस इज द आंसर। ओके, और HCF के लिए ये वाली कंडीशन आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी कि LCM इनटू HCF जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलता है, 504 इंटू 504 इंटू 8, ये LCM 504 और HCF 8 है, तो ये आ जाएगा 4032। क्लियर? और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कराते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो हमने जो नंबर्स लिए थे, एक तो नंबर था 56, दूसरा नंबर था आपका 72। तो इन दोनों को भी अगर हम प्रोडक्ट कराएंगे तो यही नंबर मिलेगा 4032। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल गया, मतलब जो एक कंडीशन मिल रही है वो क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ
2 numbers is equal to LCM into HCF, ठीक है, LCM into HCF। तो ये एक फॉर्मूला रहेगा, लेकिन बस खास बात इस फॉर्मूला की ये है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में ही ये फॉर्मूला वर्क करेगा। 3 नंबर में ये फॉर्मूला नहीं वर्क करेगा। मतलब 3 नंबर्स का अगर हमें जैसे प्रोडक्ट कराना हो और उनके ही LCM और HCF का प्रोडक्ट कराना हो, फिर आप सोचो कि इसमें आंसर मैच कर जाएगा, मतलब वर्क कर जाएगा, तो नहीं करेगा। हाँ, 2 नंबर्स के लिए ये वर्क कर जाता है। 2 नंबर्स अगर हमारे पास हैं तो उसमें HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। लेट A, B be 2 नंबर्स, पॉजिटिव है ये, ठीक है। तो L, सपोज हम कैपिटल L ले रहे हैं, वो LCM है ऑफ A, B, एंड H हम ले रहे हैं HCF ऑफ A, B। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा A इंटू B इज इक्वल टू L इंटू H। तो इससे एक हमें कंडीशन और मिल जाएगी कि जब भी हमें LCM निकालना है और दोनों नंबर्स पता हैं और उनका HCF भी पता है, तो A इंटू B डिवाइडेड बाई H, ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। या फिर अगर HCF पता करना है तो हमें A क्रॉस B में डिवाइड करना होगा LCM का या L का, ठीक है। तो ये वाला मेथड भी लगाया जा सकता है। जब हमें 2 नंबर्स पता होंगे और LCM पता होगा तो उनका HCF इस मेथड से पता कर सकते हैं, मतलब दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करा लो और LCM से डिवाइड कर लो, ठीक है। तो ये तरीका वर्क कर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आपके इसमें जो है यही कंडीशन लिखी हुई है कि 2 नंबर्स स्मॉल a एंड b हैं अगर, तो उनका HCF A, B इंटू LCM A, B इज इक्वल टू A क्रॉस B, यानी A इंटू B, ठीक है। अब इसमें जो एग्जाम्पल नंबर 4 दिया हुआ है, कह रहा है कंसिडर द नंबर 4 रेज़ टू n वेयर n इज द नेचुरल नंबर, check whether there is any value of n for which 4 raised to n ends with the digit 0। तो कभी भी 0 पर एंड नहीं कर सकता। if the number 4 raised to n for any n has to end with 0, then it would be divisible by 5, that is the prime factorization of 4 raised to n would contain the prime number 5, and this is not possible because 4 raised to n is equal to 2 raised to 2n. So the only prime in the factorization of the 4 raised to n is 2. So uniqueness of fundamental theorem of arithmetic guarantees that there are no other primes in the factorization of 4 raised to n. So there is no natural number n for which 4 raised to n ends with digit 0, ठीक है। चलिए, इसमें कह रहा है इलस्ट्रेशन 5 जो है उसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो 260 एंड 196 तरीका क्या है प्राइम फैक्टर्स का। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, 260 एंड 196, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो आपकी जो बुक में दिया हुआ है वैसा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने जो तरीका बताया उस तरीके से भी आप जा सकते हो। हम इसमें क्या करेंगे, 260 है, 2 से डिवाइड करेंगे 130, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, लास्ट में 0 है ना इसलिए, तो 65 आ जाएगा। फिर लास्ट में 5 है तो 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो 13 टाइम्स। अब 13 तो प्राइम नंबर है तो 13 टाइम्स ही डिवाइड होगा ये, यहाँ पे 1 आ गया फाइनली, तो यहीं एंड अप कर दिया। तो 260 के फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। 260 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2
इंटू 5 इंटू 13। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है और यूनिक है, यूनिक। क्लियर। इसी तरीके से 196 सेकेंड नंबर जो था 196 था, तो 196 में भी हमें यही काम करना है, 2 से डिवाइड करना है पहले तो 98, फिर 2 से डिवाइड करना है तो 49, फिर 7 से डिवाइड करना है तो 7 से फिर डिवाइड करना है तो 1। तो इस तरीके से ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो 196 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है उसमें कह रहा है कि राइट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स 27300। टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स बताने, टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स बताने। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स का मतलब होता है कि उसमें कितने प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं, तो रिपीटेड भी हैं तो भी काउंट कर लेंगे उसको। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम्स इन द फैक्टराइजेशन आर 7, क्योंकि 2 3 5 मतलब 2 2 4 2 6 7 हैं टोटल, और टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम्स आर 5 ओनली, 2 3 5 7 एंड 13। तो 27300 को अगर हमें फैक्टराइज कराना है टू 27300 इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये 6th नंबर था, इसमें हम 2 से डिवाइड करते रहेंगे। 27300 है, इस तरीके से नहीं लिखेंगे। तो 2 से डिवाइड करना है, 27300 ही तो है, 27300। हाँ ठीक है, 2 से डिवाइड करो तो आ जाएगा इतना 13650। फिर 2 से डिवाइड कराएंगे 6 8 2 5। अब क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है तो हम 5 से ही डिवाइड करेंगे वैसे तो, लेकिन अगर 5 + 2 + 5 2 7 8 15 6 18 15 6 21 हो रहा है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर लो 2 2 5। अभी फिर से ऐड करके देख लो 4 7 11 5 11 5 16। 3 से डिवाइड नहीं होगा आगे, लेकिन 5 से हो जाएगा, तो 5 से डिवाइड कर लेते हैं इसको। 4 and 5 and 5। ठीक है, फिर से 5 से डिवाइड होगा ये, तो 9 and 91 आ जाएगा। अब 91 है तो 7 से डिवाइड कर लो 13 टाइम्स, और लास्ट में 13 से डिवाइड हो जाएगा प्राइम। तो इसमें प्राइम फैक्टर्स जो इन्वॉल्वमेंट रहेगी 273 में 300 में 2 × 2 2 बार, फिर 3 × 5 × 5 2 बार, फिर 7 × 13। ठीक है, यानी कि 2 स्क्वायर 3 5 स्क्वायर 15 7 × 15 सॉरी 7 × 7 पावर 1 लिख लो यहाँ पे, इंटू 13 पावर 1। तो यहाँ पे टोटल प्राइम्स जो हैं वो टोटल प्राइम्स वो तो ऊपर वाली पावर ऐड कर लो, 2 + 1 3 + 2 5 6 7 आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन डिस्टिंक्ट प्राइम्स अगर हम देखें, डिस्टिंक्ट प्राइम्स, इसमें डिस्टिंक्ट प्राइम्स का मतलब है कि जैसे 2 हो गया, 2 3 5 7 एंड
13, ये डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, ठीक है। दैट इज नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स ये आएंगे आपके 5, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम्स जो हैं वो 5 है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ 9, 117, 729 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें डायरेक्टली इसी में देख लो, 9 को फैक्टराइज करोगे 3 इंटू 3 बनेगा, 117 का 3 इंटू 3 इंटू 13 बनेगा, 729 का 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 6 बार बनेगा। तो ये फैक्टर्स हो गए इसके। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर होता है, जैसे 3 स्क्वायर यहाँ पर भी है, 3 स्क्वायर यहाँ पर भी है और 3 स्क्वायर यहाँ पर भी एक आ जाएगा, तो 3 स्क्वायर एक बाहर निकाल दिया, वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। और एलसीएम में क्या होगा कि जो 3 की मैक्सिमम पावर, जैसे 3 स्क्वायर यहाँ पर है, 3 स्क्वायर यहाँ पर है, 3 की पावर 6 यहाँ पर है, तो इन सभी में 3 की जो मैक्सिमम पावर है वो हम लेंगे। मैक्सिमम पावर हमारे पास यहाँ पर 3⁻6 है 3 के लिए, और बस 13 के लिए मैक्सिमम पावर तो 1 ही है, तो 3⁻6 इंटू 13, ये आपका 729 इंटू 13, दैट इज़ 9477। आपको यहाँ पर ये वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद कह रहा है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 8,648 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड हेंस फाइंड द एलसीएम। तो इसमें भी आप 8 को लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, हाँ, और 648 को लिखोगे ये वाला नंबर पूरा यहाँ तक, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब एंड 648 इज इक्वल टू 2 क्यूब 3 क्यूब पावर 4। तो इनका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ में क्या होता है कि दोनों में जो लीस्ट पावर होती है हर एक प्राइम नंबर की, जो लीस्ट पावर रहेगी उसको हम यूज़ करेंगे। तो 2 क्यूब इसमें लीस्ट पावर है, 2 क्यूब यहाँ पर भी लीस्ट पावर है, तो 2 क्यूब यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा, और इसमें 3 है नहीं तो 3⁻0, यानी कि 2 क्यूब ही, यानी कि एचसीएफ आपका 8 आएगा इसमें, ठीक है। और दो नंबर्स हैं 8 एंड 648, तो इनका एलसीएम या तो अलग से निकाल लो या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दो, एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स डिवाइडेड बाय एचसीएफ, यानी कि 8 इंटू 648 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पर हमें जो है 648 आंसर मिल जाएगा। इसके बाद आता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आप लोगों को पहले से ही पता है वैसे कि व्हाट आर द रेशनल और इरेशनल नंबर्स। एक्चुअली इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो ऐसे नंबर्स होते हैं जो p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते। If it cannot be written in the form p/q where p and q are the integers and q not equal to 0, or a decimal number which is neither terminating nor recurring. For example, √2 and √3, pi, ये सब क्या इरेशनल क्वांटिटीज़ हैं, बिकॉज इनको हम कभी भी डेसिमल के रिपीटिंग पैटर्न में नहीं पता कर सकते कि क्या रिपीटिंग पैटर्न आएगा। और इसमें थ्योरम 1 क्या कहता है, इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे। इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p divides a where a is a positive integer। थ्योरम 1 है। तो क्या कहता है, इफ
if a prime number divides p, prime number p divides a square, ठीक है, then p divides a where a is positive integer. p divides a where a is positive integer. ठीक है, इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ प्राइम नंबर. ये हमारा थ्योरम है और बढ़िया थ्योरम है, इसकी ज़रूरत बढ़ती रहेगी. इस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हमें इसको सॉल्व करना है. तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बाय फंडामेंटल theorem of arithmetic, a can be written as the product of prime factorization, prime factors. मीन्स a की वैल्यू हम लिख सकते हैं p1 इंटू p2 इंटू p3 एंड सो ऑन p ऑफ k. ठीक है, जहाँ पर ये सबके सब p1 pi जो हैं आर प्राइम्स हैं, ये सबके सब प्राइम्स हैं. क्लियर. तो यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे इसका a स्क्वायर तो वो क्या आ जाएगा, p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर और इधर ये p ऑफ k स्क्वायर तक. अब जो क्वेश्चन कह रहा है इफ अ प्राइम डिवाइड्स p, प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a विच वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर. and in this expansion primes are यूनिक. ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसा हमें दिख रहा है यहाँ पर कि कोई भी हम p ऑफ आई टाइप का प्राइम ले लेते हैं. ये प्राइम नंबर है जो कि डिवाइड कर रहा है, डिवाइड्स a स्क्वायर, that is p1 square, p2 square and so on p of k square. And this also implies that pi is one of the primes p1, p2 and so on p of k. ठीक है, तो इसको हम नाम दे देते हैं pi नॉट. That is a square has pi square as a factor. So a has pi not as a factor. ठीक है, that means यहाँ पर क्या हो जाएगा कि if p divides a square this implies that p divides a. ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. इसमें एग्जाम्पल नंबर 9, इसमें कह रहा है सो दैट रूट 7 इज अ इरेशनल नंबर. तो इसमें मैं बता देता हूँ इसमें क्या है. लेट अस अज्यूम टू कंट्री दैट रूट 7 इज रेशनल नॉट इरेशनल नंबर.
तो हम क्या करेंगे कि अगर ये रेशनल नंबर है तो हम उसमें आर और एस हमें ऐसे नंबर्स मिलेंगे जो जिनकी वैल्यू एस की वैल्यू 0 नहीं होगी, लेकिन आर बाई एस की वैल्यू √7 है। सपोज ऐसा हो जाता है तो होगा क्या कि आर एंड एस हैव कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, देन वी डिवाइड बाई द कॉमन फैक्टर टू गेट √7 इज इक्वल टू ए बाई बी। हाँ ठीक है, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, सही बात है, जो कि रेशनलिटी की कंडीशन होती है कि ए बाई बी इज इक्वल टू √7 में ए और बी दोनों ही इरेशनल, मतलब दोनों ही रेशनल हों, लेकिन दोनों ही जो है इंटीजर भी हों साथ ही के साथ। सो और को प्राइम भी रहें, तो बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बी √7 इज इक्वल टू ए आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 7b² इज इक्वल टू a², मतलब a² हैज़ अ फैक्टर 7, सो 7 डिवाइड्स a²। तो बाई प्रीवियस मेथड, प्रीवियस थ्योरम, इस वाले थ्योरम से यहाँ से अगर हम देखें ऊपर वाले से, तो ये कंडीशन आ जाती है कि 7 डिवाइड्स a, मतलब कोई भी प्राइम नंबर है वो a² को अगर डिवाइड करता है तो ये कंडीशन भी फॉलो करेगा कि 7 डिवाइड्स a ऑल्सो। तो इसके अकॉर्डिंग a को हम लिख सकते हैं 7 टाइम्स c फॉर सम इंटीजर c। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, होल स्क्वायर कराएंगे, 7 डिवाइड्स b आ गया इस बार। a and b have 7 as a common factor, but this contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1. This contradiction has arisen because of our incorrect assumption that √7 is rational. So we conclude that under √7 is irrational, because यहाँ पर जब हम √7b is equal to 7c लिखेंगे तो 7b² is equal to 49c² आ जाएगा, मतलब b² is equal to 7c² आ जाएगा। तो 7 डिवाइड्स b² हो गया, यानी कि 7 डिवाइड्स b हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से 7 डिवाइड्स a हो रहा है, ठीक है, इस जगह से 7 डिवाइड्स a हो रहा है और इस जगह से 7 डिवाइड्स b आ रहा है इतने से। तो फाइनली हमें ये पता चल गया कि a एंड b हैव 7 एज अ कॉमन फैक्टर। दोनों ही क्वेश्चंस में a b में करेक्शन आपको करना है। Seven divides b² and 7 divides b. A and b have 7 as a common factor, but this contradicts the fact that a and b have no common factor other than 1. ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो है वो a और b 7 उसमें कॉमन फैक्टर आ जाएगा, लेकिन जब कंडीशन यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं कि a एंड b कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बिकॉज a एंड b आर को प्राइम, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्शन वर्क करेगा। इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हो जाते हैं, तो हमने जो अज्यूम किया था वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अवर इनकरेक्ट अजम्पशन दैट √7 is rational. So we conclude that √7 is irrational quantity. Finally, √7 is irrational quantity. Clear? तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये कंप्लीट कर लेते हैं, और इसके बाद आगे फिर हम लोग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग इतना कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से यहाँ तक, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।